क्या हर कोई इंसान इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकता है? हर कोई नहीं कर सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट उसी को करना चाहिए जो एक सीरियस बिजनेस बिल्ड करने में विश्वास रखता हो। बट लोग फंस जाते हैं कि उनको पॉलिसीज नहीं पता, उनको डर लगता है। डर का एक ही कारण होता है, अज्ञानता। इंडियन बिजनेसमैन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई कि वो सीखने पे पैसा नहीं खर्चते। इस पॉइंट पे क्या गलत हो सकता है? फ्रॉड्स हो सकते हैं आपको अब इस पॉइंट पे। कैसे फ्रॉड्स? मेरे साथ खुद हुआ था। आई लॉस्ट 35 लाख रुपीज। मैंने कुछ 2-3 गुरुजी लोग से ट्रेनिंग ले ली थी, 25-50 हज़ार रुपए खर्च कर दिए थे। मुझे ऐसा लगा कि बादशाह बन गया हूं मैं तो। क्योंकि आपसे शातिर लोग बैठे हैं यार। तो हम तो सोचते भी नहीं वो स्कैम्स होते हैं, और इंडियन एक्सपोर्टर बेचारे झांसे में आके ऐसा कर भी देते हैं कई बार। 15 मिनट में एक स्कैमर जज कर लेता है कि कौन मेरे काम आएगा, किसको लालच का लॉलीपॉप देना है, कौन। ये कैसे फिगर आउट करेंगे कि सपोज मेरे को ये बेचना है तो कौन सी कंट्री में बेचना चाहिए? अगर आपको फिगर आउट करना है कि कहाँ बेच सकते हो, बहुत आसान है और फ्री का है। तो आपको वो कोड देखना है वहां से और उसका डेटा डाउनलोड कर लेना है। हमने फिगर आउट कर लिया कि मेरे को इन 4 कंट्रीज में बेचना है। जियोपॉलिटिकली भी हमें देखना पड़ेगा कि यार उस कंट्री के साथ रिलेशन कैसे चल रहे हैं। आप एक ऐसी कंट्री में बेचो जिसकी इकोनॉमी कई साल से स्टेबल है। कहना नहीं चाहिए वरुण भाई, चाइना हमसे कम 25 साल आगे। 100% आई एग्री। अगर आपके पास मार्केटिंग स्किल्स है तो ही कस्टमर आपका है, नहीं तो नहीं है। सिप्ला भी दूसरों से बनवाती है दवाई, खुद का ठप्पा लगा के बेचा जाता है वहाँ पे, क्योंकि सिप्ला का ब्रांड है। अगले 5 साल में कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आपको दिखती है? दुबई अवॉइड करो, अफ्रीका जाओ। दुबई सैचुरेटेड है, जितना नेटवर्क होगा उतनी नेटवर्क होगा। ये एआई और ये सारा जितना भी आ रहा है, ये इम्पैक्ट कर रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट को? हाँ, हेल्प कर रहा है। आपकी जो रिसर्च प्रोसेस है ये इसको बहुत इजी कर दिया है। गिव मी 10 प्रोडक्ट्स टू अवॉइड इन एक्सपोर्ट। स्क्रैप नहीं इंपोर्ट करना है, क्लियर कट नो। मर जाओगे घर बिक जाएगा, गारंटी किसी भी बिगिनर को जिसका कैपिटल 2 करोड़ से नीचे का। इन्फ्लेशन होती है, करेंसी इन्फ्लेशन होती है, वो कैसे इम्पैक्ट करता है? नीड कैटेगरी को तबाह कर देता है। आपने एक बहुत सॉलिड इंट्रो देखा और अब बहुत सॉलिड पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं, पर इन दोनों ट्रांजेक्ट के बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, बट हमारे को बहुत अच्छे गेस्ट लाने में ये बहुत मदद करता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतनी जल्दी गेस्ट यस करते हैं पॉडकास्ट पे आने के। थोड़ी सी मदद कीजिए। अगर आपको डॉन टॉक्स पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दैट्स इट। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। एंजॉय दिस एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आपके वो सारे कमेंट्स की जो हमेशा आते हैं, बट थोड़े से अलग वे में। आज कोई रेमेडी नहीं मिलेगी आपको, आज एक प्रैक्टिकल अप्रोच मिलेगी। दुनिया में हो क्या रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आप इंडिया में बैठे बैठे देश विदेश के साथ कैसे व्यापार कर सकते हैं, कैसे आप करोड़ों तक कमा सकते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल लीगल अप्रोच के साथ। बिल्कुल परफेक्ट। कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे वरुण भाई? ऑल गुड। आई वांट थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दीजिए, देन आई विल पुट माय क्वेश्चंस। नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ फहद सिद्दीकी एंड मैं एक कंपनी रन करता हूँ जिसका नाम है एक्जिम टाइटन्स एंड आई एम एन एक्सपोर्टर माई सेल्फ। 2 कंट्रीज़ में कंपनी चलाता हूँ अपनी, एंड आई एम एन एक्सपोर्ट्स कोच एज वेल। लास्ट 5 साल से मैं इस बिज़नेस में हूँ एंड 2 साल से लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। अगर थोड़े से नंबर्स की बात कर ली जाए तो लास्ट 1 से 1.5 साल में मैंने लगभग 200 से अधिक एक्सपोर्टर्स पैदा किए हैं। अगर नेट रेवेन्यू की बात की जाए कि उन्होंने कितने का काम किया है, तो रफली इट मस्ट बी अराउंड 700-750 करोड़ का इंडिया में। तो ये एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था और मैं यहाँ आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ आपके व्यूअर्स को बताने के लिए कि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं जी, किसे करना चाहिए, एंड यहाँ प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। एंड नाउ ऑल योर्स सर। राइट। ओके। बहुत वेग होगा कि आपके इतने सारे पॉडकास्ट के बाद में पूछोगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता क्या एग्जैक्टली, बट आई वांट कि एक लाइन में आप समझा दो। अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो इंडिया के माल को बाहर बेचना, इंडिया से बाहर, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट, जिसे हम हिंदी में निर्यात कहते हैं। एंड बाहर के माल को इंडिया लाना, जिसे हम इंग्लिश में इंपोर्ट और हिंदी में आयात कहते हैं जी। ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की 2 लाइन डेफिनेशन है। परफेक्ट। इससे अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ नहीं होता। बट ये तो था प्रोडक्ट के बारे में, और इंडिया साथ में सर्विस भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करता है। जैसे कॉल सेंटर्स, बीपीओज, केपीओज, ये जितनी भी चीजें हैं ये सर्विस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में काउंट होती है। तो ये 2 सेक्टर्स हैं जिसमें हम इंडियंस एक्टिवली काम कर रहे हैं। ओके। अब क्या हर कोई इंसान जो भी पॉडकास्ट देख रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकता है? नहीं, हर कोई नहीं कर सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट उसी को करना चाहिए जो एक सीरियस बिजनेस बिल्ड करने में विश्वास रखता हो, जो बिजनेस में लर्निंग में इन्वेस्ट करने का हिम्मत रखता हो, प्लस एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलता हो, क्योंकि ये कोई टाइम पास बिजनेस नहीं है। दिस इज अ वेरी सीरियस बिजनेस जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय से चला आ रहा है, जो मुगल डायनेस्टी के समय से चला आ रहा है, मुगल एम्पायर के टाइम से,
जो अंग्रेज़ों के टाइम पे भी आया, और अब हम जैसे आ चुके हैं, लोकतंत्र है तो अभी चल रहा है, तो ये हज़ारों साल पुराना बिजनेस है। हमारी अप्रोचेस चेंज होती चली गई हैं, प्रोसेस चेंज होती चली गई हैं, लेकिन सामान का आना और जाना बंद नहीं हुआ है। वर्ल्ड इकॉनमी इसी पे राइड करती है। जितनी भी देश की सरकारें बनती हैं, अल्टीमेटली उनका एक ही गोल होता है कि दूसरी कंट्री से ट्रेड को फैसिलिटेट करना। राइट। ग्लोबलाइजेशन से पहले क्या चल रहा था? ग्लोबलाइजेशन से पहले ये चल रहा था, जब खासकर जब आपके ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली ग्लोबलाइजेशन, बट ये कहूंगा कि आज़ादी से पहले क्या चल रहा था, क्योंकि उससे रिलेट कर पाएंगे लोग। राइट। तो आज़ादी से पहले ये चल रहा था कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उन्होंने एक बदमाशी करी इंडिया में। वो मेड इन इंग्लैंड प्रोडक्ट महंगे वाले ला के यहाँ बेच गए, जैसे लैंड रोवर कार, स्कॉच विस्की, यहाँ ला के बेच गए इंडिया में, महंगे महंगे, पैसा कमा लिया और ले गए पैसा वहाँ से, यहाँ से वापस यूके ले गए। और यहाँ के सस्ते प्रोडक्ट जैसे मसाले हो गए, सब्जी भाजी जो यहाँ इजीली पैदा होती थी, क्योंकि इंडिया का मौसम बहुत तगड़ा था, कॉटन वगैरह जो रॉ मटेरियल्स थे उसको उठा के वहां ले जाके बेच दिया। मतलब महंगा माल यहाँ ला के बेचा, पैसे कमाए, सस्ता माल यहाँ से ले जाके वहां महंगा बेचा तो वहां भी पैसे कमाए। मतलब इंपोर्ट में भी पैसा कमाया, एक्सपोर्ट में भी पैसा कमाया। राइट। तो अब ये हम भी कर सकते हैं, जो उन्होंने हमारे साथ किया। दिस वेरी, अब तो बहुत आसान है। और सोशल मीडिया के थ्रू आई गेस और थोड़ी बेनिफिट मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल। सोशल मीडिया से आपकी विजिबिलिटी मिलती है, जैसे आप और हम बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया से आपकी बहुत तगड़ी विजिबिलिटी मिलती है। आपको सबको होना चाहिए, चाहे आप एक देसी एक्सपोर्टर हो या लोकल बिजनेसमैन हो, सबको विजिबल होना ही चाहिए। क्योंकि अब बिकता वही है जो दिखता है, अगर दिख नहीं रहा है तो वो बिक नहीं रहा है। क्योंकि पब्लिक का ट्रस्ट बिल्ड कैसे होगा? तो पहला पावदान सोशल मीडिया है, बट वो कंप्लीटली सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है। राइट। मतलब वो एक पार्ट है उसका, एक पार्ट है उसका। ओके। अब हम बात करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सपोज बहुत सारे लोग हैं जिनको ये करना है और उनके दिमाग में कुछ एक प्रोडक्ट है, या फिर एक प्रोडक्ट लाइन है। मे बी कोई सोच रहा है कि यार मेरे को एक ही प्रोडक्ट को बस बेचना है, बाहर बेचना है, और एक कोई सोच रहा है कि उस रेंज में मेरे को बहुत सारे प्रोडक्ट बेचने हैं। मतलब सपोज ले सकते हैं कोई चांदी का कुछ बेच रहा है, कि मेरे को चांदी के ग्लास भी देने हैं, चांदी की प्लेट भी देनी है और चांदी की मूर्तियां भी देनी है। कोई सोच रहा है कि मेरे को सिर्फ मूर्ति देनी है, चांदी की एक ही मूर्ति, शिव जी की बहुत सुंदर बनाऊंगा, उसकी बहुत सारी लाइनें बनाऊंगा और वो मैं बाहर दूंगा। तो उन लोगों के लिए क्या क्या करना है? उनको करना क्या, बेसिकली गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला कि बाहर माल जितना जाएगा उतना हमारे लिए अच्छा है और गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। बट लोग फंस जाते हैं कि उनको पॉलिसीज नहीं पता, उनको डर लगता है, उनको लगता है पैसा मर जाएगा, हम माल भेज देंगे पैसा आएगा नहीं। तो थोड़ा सा वो बताइए। देखिए, डर का एक ही कारण होता है, अज्ञानता, ज्ञान का ना होना। ठीक है, डर का एक ही रीजन है। एग्जाम्पल अगर हम आम भाषा में लें कि जब इंसान बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाके सर्जरी करवाता है। एज डेलिकेट पार्ट एज आपकी आंखें भी खराब होती है तो आप एक सर्जन से नाइफ से अपनी आंख कटवाते हो, लेजर से, एंड लेंस लगवाते हो। तो जब आप जान को जोखिम में डाल के उसके पास दे रहे हो और आपको पता है कि वो क्वालिफाइड इनफ है, वो उसको हैंडल कर सकता है, क्या चीज उसको हैंडलिंग में हेल्प करती है? दो चीजें। नंबर 1, नॉलेज उसकी, जिसपे उसने सालों, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, और प्रैक्टिस उसकी, कि सीख लिया और प्रैक्टिस कितना किया। कि आप छुरी में हमेशा धार ही दे रहे थे बस, कि उससे लकड़ी भी काटी आपने। राइट। तो आपको डर, हर एक बिजनेसमैन को डर इसीलिए लगता है कि पैसा मर जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस बहुत अनसेफ है। उसका एक ही कारण होता है कि उसको पता नहीं है। हाँ, इंडियन बिजनेसमैन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई, जिनसे मैं सबको बोलता हूँ हर लेवल में, नॉट ओनली इन एक्सपोर्ट्स, हर डोमेन में, कि वो सीखने पे पैसा नहीं खर्चते। वो कर करके सीखते हैं और कर करके सीखने में पूरा कैपिटल का सत्यानाश हो जाता है। ओके। मतलब हालत ये है भाई इंडियन बिजनेसमैन की, क्योंकि इतने सारे लोगों की हेल्प कर चुका हूं मैं ईश्वर की दया से, कि लोग करोड़ों को कैपिटल एक्सपेरिमेंट में गवा देते हैं, जो वो कुछ लाख में मार्केट में सीख सकते थे। 60-70% तो सीख ही सकते थे। वो कर करके सीखने में उन्होंने अपनी जमीन जायदादें बेच दी एक्सपेरिमेंट के चक्कर में। नुकसान हो गया। ये वही बात थी कि आपके पास एक प्लॉट था, आपने बोला मैं उसमें बिल्डिंग बनाऊंगा, मैं एक नए ठेकेदार को पकड़ लेता हूँ, कुछ नए मिस्त्री को पकड़ लेता हूँ, क्योंकि सस्ते में बना देंगे। वो सस्ते के चक्कर में लंका लग गई, तो वो ना घर के रहे ना घाट के रहे। तो डर एक ही वजह से, क्योंकि रूल्स नहीं पता है। इसका अच्छी बात ये बता देता हूँ कि जब बाकी लोग कर पा रहे हैं तो हम भी कर पाएंगे। वो उनके कोई 4 पैर थोड़ी हैं, उनके भी 2 पैर है, 2 हाथ है, हमारे आपके जैसे। कारण सिर्फ ये है कि उनके बाप दादाओं ने मेहनत करी
ज्ञान को सीखने में, ज्ञान लेने में, और मेहनत करी ज्ञान को अप्लाई करने में। हम उसी से भाग रहे हैं, हम भागते फिर रहे हैं कि मैं नहीं सीखूंगा, मैं नहीं करूंगा। तो जहाँ नॉलेज नहीं होगी वहाँ पैसा तो मरना तय है। जहाँ नॉलेज है, पैसा आपका एक चवन्नी नहीं रोक सकता कोई। और एक बात और बता दूं सभी को, एक लौता बिजनेस है वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा रेगुलेटेड है, जहाँ पे पैसा आने की सर्टेनिटी नियरली 100% है। आप लोकल में किसी को व्यापार दे दो, पैसा उधार पे रहेगा आपका। आप उसको रीजन दोगे कि साहब मेरे यहाँ पे बहन की शादी है, बच्ची की शादी है, ये मर गया, कोई ये बीमार हो गया, बहाने बोल के पैसा मांगोगे आप। 90% मैंने भी ट्रेडिंग करी है, मतलब ट्रेडिंग वो स्टॉक्स वाली नहीं, हाँ। माल खरीदता था और बेचता था। हाँ। तो जब मैं वो सब कर रहा था, और मैं ऑफलाइन मार्केट में कर रहा था, ऑनलाइन कुछ नहीं कर रहा था, तो 90% मेरे को बिजनेस समझ आया सबका उधारी पे चल रहा है। जिसका 5-10 लाख रुपए सर्कुलेशन में अटका नहीं हो, वो धंधा कर ही नहीं सकता। आपको उधार देना पड़ेगा, आपको माल देना पड़ेगा, और कुछ चांसेस नहीं है कि वो आएगा पैसा। अब 10 लाख का जब उधार देते हो तब सर्कुलेशन स्टार्ट होती है कि चलो आपको लाख रुपए मिलेंगे। एग्जैक्टली। तो एक्सपोर्ट में ऐसा नहीं हो रहा? नहीं, एक्सपोर्ट में ऐसा नहीं हो रहा है। एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा रेगुलेटेड ये है, आपका सेल्स बिजनेस है, कि जहाँ पे पैसा कब आएगा, कब नहीं आएगा, कितना आएगा, किस टर्म्स पे आएगा, सब कुछ आप डिफाइन कर सकते हो पहले ही। ठीक है। और इनकेस पैसा नहीं आता है तो माल नहीं आएगा, माल नहीं दोगे आप। अच्छा। ये इंडिया के किसी बिजनेस में फैसिलिटेशन नहीं है। कोई भी बिजनेस आप इंडिया में कर लो, या तो आप फ्रंट कैश मांग लो तो बहुत अच्छी बात है, ब्रांड है तो मांग लेगा। हाँ। अगर लोकल व्यापारी है तो मांग ही नहीं पाएगा, उसको बहाने चाहिए होंगे, साहब पैसा दे दो, आज ये हो गया, घर में कल ये हो गया, परसों ये हो गया। पैसा मांगने के लिए बहुत रोने गाने पड़ते हैं। मतलब ये शर्म की बात नहीं है। बहुत ज्यादा रेगुलेशन नहीं है ना। आधे से ज्यादा लोग जो कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है, जीएसटी नहीं भर रहे, जीएसटी बचाने के चक्कर में करते हैं, टैक्स ना देना पड़े तो कैश में डील करते हैं। और आई फील 10 लाख रुपए मार्केट में फंसा देते हैं, और 3 लाख रुपए बचाने के चक्कर में, क्योंकि आपका 10 लाख पे कितना टैक्स बन जाएगा मैक्स टू मैक्स। वो जो सेठ जी वाली फीलिंग है ना, वो गले से उठते नहीं, तो वो गले से बाहर आना ही नहीं चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि मैं हूँ, मेरे शब्द हैं, मेरा तरीका ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। राइट। अब मार्केट मॉडर्न हो गया है, मार्केट किसी का गुलाम थोड़ी बचा है कि मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा। अरे 50 लोग और बैठे करने वाले। सो अब आइडिया है लोगों के पास, अब पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहला है कि अगर आइडिया है तो पहले पूरा, सबसे पहले बिफोर इवन इन्वेस्टिंग ऑन एनीथिंग, इन्वेस्ट इन योर स्किल्स। अगर आपको 6 पैक एब्स बनानी है तो डाइट चार्ट बनवाने से एब्स नहीं बनेगी, ये बात तय है, ये मानते हो ना आप? तो कि अगर आपको एब्स बनानी है तो आपको डाइट चार्ट बनाने के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि क्या खाना है, कितना खाना है, और उसको खाना पड़ेगा। और 1-2 दिन नहीं, महीनों सालों तक खाना पड़ेगा। राइट। इंडियंस में 80% लोग गिव अप कर देते हैं पहले 1 महीने में कि बहुत डिफिकल्ट लग रहा है साहब, नहीं होगा मुझसे। करने से पहले प्रॉब्लम आई नहीं है, अभी इमेजिनरी है। इमेजिनेशन में एक इंग्लिश का प्रोवर्ब है जिसमें कहते हैं कि वी ऑफन सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। तो सोच सोच के हम ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा। मेरे पास लोग आते हैं, वरुण भाई मुझे बोलते हैं कि साहब मेरे पास 1 करोड़ है, अब आप ऐसा बताओ कि 1 बढ़ के 1 20 हो जाए। हाँ, 1 20 कर ले 1 साल के एंड में। मैंने बोला स्किल्स है? तो नहीं, तो फिर नहीं होगा। आप रख रहे हो 1 करोड़ को, एफडी भी लगाओगे 1 करोड़ 7 लाख होगा, 7 लाख ब्याज मिल जाएगा आपको, इन्फ्लेशन से कम है वो। तो इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ जाएगी, आपका पैसा कम बढ़ेगा, घट ही रहा है आपका। ठीक है, तो उसको मानने को नहीं तैयार है। तो आपको स्किल्स पे इन्वेस्ट करो सबसे पहला। फिर जब स्किल्स आएगी, प्रोसेस को समझिए, ये कैसे होता है प्रोसेस। थर्ड आता है आपका सेल्स एंड मार्केटिंग को समझिए। चौथा आता है आपका सप्लाई चेन को समझिए। ठीक है, ये 4 पार्ट्स हैं मेजर। 4 पार्ट्स अगर आपने जीत लिए, सेल्स हो गया, हाँ पहले आपके स्किल्स हो गया, फिर उसके बाद आपका सेल्स हो गया, फिर हो गया आपका मार्केटिंग, फिर आ गया आपका सप्लाई चेन। अगर ये 3-4 पॉइंट्स आपने लिख लिए और समझ लिया, इसको अच्छे से डाइजेस्ट कर गए, ठीक है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपने आने वाले 30 साल के लिए सेट कर लिया है। क्रैक हो जाएगा। एकदम से नहीं होगा, ग्रेजुअली होगा। ठीक है, इन्हीं 4 पॉइंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले स्किल्स आ गए। एक बंदा जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है उसको अब शुरू करना है, अब तक वो हो गया कि यार मेरे को यही बिजनेस करना है, अब उसको क्या स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए सबसे पहले? सबसे पहले तो उसको एक किसी भी जगह, अगर एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो किसी एक बढ़िया वाले कोच से ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि जो उसके लाखों करोड़ों के खर्चे को कम करके कुछ लाख में निपटा ले। ठीक है,
तो नॉलेज ले लो पहले पूरी स्किल्स की, इन्फॉर्मेशन हो गया, इन्फॉर्मेशन ले लो ठीक सबसे है। पहला। तो स्किल्स पे तो यही होता है, कुछ महीने लगते हैं, स्किल्स आ जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आप सेल्स सीखिए। ठीक है। ठीक है, सेल्स में क्या आपको सेल्स और ब्रांड, सेल्स और मार्केटिंग साथ में रहते हैं इनफैक्ट। ठीक है, कोलैब कर दिया, कोलैब कर दिया हमने इसको कि भैया सेल्स होनी कहाँ है, कौन से चैनल पे होनी है, ठीक है, कैसे सेल्स करोगे, बायर्स कैसे मिलेंगे आपको, क्योंकि बायर ढूंढने का ऐसा कोई सिंपल फॉर्मूला नहीं है कि आप जाके फेसबुक पे लिख दो, लिंक्डइन पे लिख दो मैं ये बेच रहा हूँ, आगे ऐसे नहीं होती सेल्स। बायर कोई माथे पे लिख के थोड़ी बैठा हुआ है कि आपने लिख दिया मैंने ले लिया, जैसे वो आपका ही वेट कर रहा था। तो सेल्स एंड मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आप उस पर पैसा लगाओ, विजिबिलिटी बनाओ लोगों को, ऑफलाइन ऑनलाइन जहां जहां भी हो रहा है आपका। तो सेल्स एंड मार्केटिंग है, ग्रेजुअल रिजल्ट्स आते हैं। ये कैसे फिगर आउट करेंगे कि सपोज मेरे को ये बेचना है तो कौन सी कंट्री में बेचना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल लिया है। इसमें सिंपल सा आप इसका फिगर आउट कर सकते हो। अगर आपको फिगर आउट करना है कि कहाँ बेच सकते हो, बहुत आसान है और फ्री का है। मैं यहाँ लोगों को एक आइडिया दे देता हूँ। आप DGFT पे जाइए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये इंडिया भारत सरकार की एपेक्स बॉडी है। एपेक्स मतलब सबसे ऊपर की बॉडी है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट में। इसमें जाके आप राइट साइड ऊपर टॉप पे देखेंगे ट्रेड स्टैटिस्टिक्स। तो ट्रेड स्टैटिस्टिक्स पे जाके क्लिक करेंगे और आपका प्रोडक्ट का जो भी HS कोड है, HS कोड मतलब एक नंबर दिया है हार्मोनाइज सिस्टम कि अगर आपको आम को आम दर्शाना है या केले को केला दर्शाना है, हो सकता है केले को किसी कंट्री में कुछ और बोला जाता हो या आम को किसी कंट्री में और कुछ बोला जाता हो, तो उसका एक जनरलाइज नंबर बना दिया गया है। 2 डिजिट से लेकर कोड्स दे दिए गए हैं, 2 डिजिट से लेकर 12 डिजिट का, जिसमें से 8 डिजिट स्टैंडर्ड है। ठीक है, हर प्रोडक्ट को कोड दे दिया गया, हर प्रोडक्ट को कोड दे दिया गया है। तो आपको वो कोड देखना है वहां से और उसका डेटा डाउनलोड कर लेना है कि ये डेटा मतलब ये प्रोडक्ट किस कंट्री में इंडिया ने मैक्सिमम एक्सपोर्ट किया है एंड कहाँ से इंपोर्ट किया है। ठीक है, ये फ्री का है बिल्कुल। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। आपको बीते हुए कई 5-6 साल का भी डेटा और प्रेजेंट ईयर का रनिंग लास्ट मंथ तक का डेटा फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, ये आपका R&D का पार्ट हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हाँ, ठीक है। तो ये आपको बता देगा कि आपका प्रोडक्ट किस कंट्री में सबसे ज्यादा बेचा जा सकता है और बिक रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका है ओके। निकालने का। अब हमने फिगर आउट कर लिया कि मेरे को इन 4 कंट्रीज में बेचना है। अब जियोपॉलिटिकली भी हमें देखना पड़ेगा कि यार उस कंट्री के साथ रिलेशन कैसे चल रहे हैं। हाँ। कुछ खराब तो नहीं हो गया, कुछ टैरिफ ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो ये कैसे फिगर आउट करते हैं? जैसे आई गेस वॉर के टाइम पे बहुत ये रोक दिया था पाकिस्तान के साथ जो भी चीजें चल रही थी, तो वहां पे तो जिसका बिजनेस चल रहा है एकदम से बिजनेस पे चपेट लगी। तो ये सारी चीजें कैसे समझे? देखिए, पाकिस्तान के साथ तो इंडिया वैसे भी ना के बराबर ट्रेड करता है। पाकिस्तान ही इंडिया से दवाइयां वगैरह खरीदता था, अब वो भी लगभग बंद हो गया है। अब बात करते हैं कि वॉर हिट एरियाज पे। तो वॉर हिट एरियाज को बिगिनर्स शुड क्लियरली अवॉइड। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा है मेरा कि अगर यूक्रेन में वॉर हो रही है मत बेचो, रशिया में वॉर हो रही है मत बेचो, आपकी कहीं और वॉर, इसराइल में वॉर हो रही है मत बेचो, ईरान इराक लड़ रहे हैं अगर तो वहां मत बेचो। क्लियर कट फंडा है, क्योंकि आप वो नहीं, एक बिगिनर यहाँ से बैठ के क्या ही तोप चलाएगा वहां पे। तो आप उस एरिया में मत बेचो, बिगिनर्स के लिए है। अनटिल एंड अनलेस बहुत ज्यादा अटकी ना हो आपकी, आप एक ऐसी कंट्री में बेचो जिसकी इकोनॉमी कई साल से स्टेबल हो। कहां से पता चलेगा? गूगल से, चैट GPT से कि साहब ये प्रोडक्ट है, मैं इस कंट्रीज को इन कंट्रीज को प्रेफर कर रहा हूँ, किसकी इकोनॉमी ज्यादा स्टेबल है, किसके पास परचेसिंग पावर है, कहाँ पे ट्रैवल करना है सस्ता है आपका, कहाँ पे आप जा सकते हो इजीली, या कहाँ सेल्स हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स है। आपको क्लियरली यूट्यूब एंड गूगल बता देता है कि कौन सी इकोनॉमीज फिट फॉर ट्रेड है, कौन सी अभी सफर कर रही है। एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं अफ्रीका में स्पेशलाइज करता हूँ। अफ्रीका के 5 देशों में मैंने काम कर रखा है। तंजानिया मेरी खुद की कंपनी भी है। तो तंजानिया में आपके अफ्रीका में सबसे अभी जो मैं देखता हूँ, जो अनफिट नेशन मुझे एकदम से दिखता है वो DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, वहाँ आर्मी को मतलब तख्ता पलट होता ही रहता है। हर महीने कुछ लड़ाई होती है, हर महीने कुछ होता है, स्टेबल नहीं है, स्टेबल बिल्कुल नहीं है। अब आप बोलोगे कि यहाँ स्कैरसिटी है, मैं यहाँ से कॉपर ओर लेके आना चाहता हूँ। कॉपर ओर लेने तो चले जाओगे, लेकिन जान के खतरे पड़ जाएंगे आपको वहाँ पे, क्योंकि वहाँ आर्मी AK-47 लेके घूम रही होती है और आम आदमी को मारना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उस कंट्री के, उस आर्मी के कोई मोरल्स नहीं है खास। और मोरल हो भी कैसे, पावर हंगरी आर्मी है। सब इंडियन आर्मी जैसे थोड़ी होते हैं भाई एथिक्स है, मोरल्स है, प्रिंसिपल है। तो आपको ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। तंजानिया जाइए, सेफ है। जाम्बिया जाइए, सेफ है। साउथ अफ्रीका सेफ है। तो ऐसे आपको इजीली ऑनलाइन ही मिल जाएगा कौन कौन सी कंट्री सेफ है, कौन सी नहीं। ठीक है, हमने अब कंट्री भी फिगर आउट कर ली, हमने प्रोडक्ट फिगर आउट कर लिया, कंट्री फिगर आउट कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है?
प्रोडक्ट फिगर आउट कर लिया, कंट्री फिगर आउट कर लिया, दोनों का कॉम्बिनेशन आपको देखना है, ठीक है। कि प्रोडक्ट कंट्री आपस में सूटेबल है कि नहीं। एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि वरुण भाई आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन हो सकता है आपकी मेरे से पट नहीं रही हो, या मेरी आपसे नहीं पट रही हो, तो आपकी और मेरी अच्छाई का हम क्या करेंगे। एग्जाम्पल देसी कि एक जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमारे क्लासमेट्स बहुत सारे होते थे, सब हमारे दोस्त तो नहीं हुए, है ना, सब हमारे दोस्त नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारी सबसे पटती नहीं थी, वाइब मैच नहीं करती थी, जिसको हम अर्बन भाषा में कहें तो वाइब मैच नहीं करती थी। तो आपके ट्रेड मैच करना चाहिए वहाँ पे, कि उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ, हम बेच सकते हैं तो बेचेंगे, तो एफर्ट लगाएंगे। लाइक एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, अगर आपको ऐसे समझना है तो, कि एक कंट्री है जहाँ पे पूरे 12 महीने सिर्फ गर्मियां ही पड़ती है, और आप वहाँ पे सोचो कि मेरे को कश्मीर से जैकेट्स उठा के वहाँ बेचनी है, शॉल बेचनी है, तो ये ना समझिए। और इवन अगर आप वहाँ कुछ टाइम ठंड पड़ती है तो वो सीजनल बिजनेस बनेगा। हाँ, तो फिर आप साल के 2 महीने का, साल में 2-3 महीना सेल करोगे आप, बाकी नहीं करोगे आप। ये है जैसे इंडिया में दिवाली के जो आइटम्स बिकते हैं वो दिवाली में ही बिकते हैं। जैसे चाइना से बहुत लड़ियां आती हैं, तो इधर ही दिवाली के दौरान आता है। और आप एक चीज देखो, मैं एक्सपोर्टर्स को कहता हूँ, लोग बोलते हैं कि साहब हमें वहाँ के त्योहार कैसे पता होंगे, ये कैसे पता होगा। चाइनीज को तो हमारी दिवाली मालूम है, हमसे ज्यादा अच्छे से मालूम है। आप देखो कि अक्टूबर में अगर दिवाली आ रही है, नवंबर में दिवाली आ रही है, 1.5 महीने 2 महीने पहले इंपोर्ट होकर रख जाता है, पूरा भगीरथ पैलेस भर जाता है, पूरा भर जाता है भाई साहब, के ये सजा दो, पूरा चकाचौंध हो जाए पूरा। उनको तो हमसे ज्यादा अच्छे से मालूम है फिर। तो वो ये तो आपके सेल्स पर्सन का कर्तव्य है कि आपको पता होना चाहिए टारगेट कंट्री में चल क्या रहा है, वहाँ के सेंटीमेंट्स कैसे हैं, इमोशंस कैसे हैं। चाइनीज हमसे ज्यादा एडवांस दिए बना देते हैं, लड़ियों वाले। चाइना हम लोग सोचते नहीं है और क्या कर जाते हैं। कहना नहीं चाहिए वरुण भाई, चाइना हमसे कम से कम 25 साल आगे है। 100% आई एग्री, 25 साल आगे है, बिल्कुल आई एग्री। आई गेस जब भी वॉर के टाइम पे जब चल रहा था सारा, तो आई वाज लाइक कि हमारी वॉर पाकिस्तान से है ही नहीं, चाइना से है, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है। और लोग उलझे पड़े हैं और वही उलझा रहा है। एग्जैक्टली। बट एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, आप बोलिए। तो आपका जो सवाल था भाई सिंपल सा है, उसका आंसर कि आप डिमांड चेक करिए एंड दोनों का कॉम्बिनेशन चेक करिए, तो आप एक अच्छे पावदान पे पहुंचने की उम्मीद रख सकते हो। अगर आप ये सोचो कि साहब मैंने एक YouTube वीडियो देख लिया जिसमें एक फलाना सर ने ये बोल दिया था कि ऐसा करो, 5 लाख लगाओ, 15 लाख कमाओ, तो वो तो स्कीम हो ही नहीं सकती। गोबर बेचो, ये बेचो, बेचना चाहिए, बिक भी रहा है, बट आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या वो बिजनेस आपके लिए सूटेबल भी है। आपने सोचा कि यार बाहर गोबर बहुत बिक रहा है, आप लग गए गोबर बेचूंगा, और 2 महीने में आप एग्जॉस्ट हो गए, क्योंकि ना आपको गोबर मिल रहा है ढंग से। मैं आपको किस्सा बताता हूँ वरुण भाई, क्योंकि लोग मेरे से आते ही हैं बात करने के लिए। बोलते हैं फाद भाई मेरे घर के पास गौशाला है ना, खासकर मध्य प्रदेश जहाँ से मैं हूँ, MP भोपाल वाले और UP वाले, बोलते साहब मेरे घर के पास गौशाला है, मेरे पास गोबर के उपले भी है, गंगा जल भी है, गौमूत्र भी है, सब कुछ है, आप बताओ कैसे बेचना। मैंने बोला कहाँ है? बोलता सर वो तो गौशाला में। मैंने बोला कुछ ब्रांडिंग करी, डब्बा बनाया, कुछ किया? नहीं सर। तो मैंने बोला कैसे बेचना है, क्या रेट पे बिकेगा? कुछ नहीं मालूम। तो ये आपको मैदान में पहले कूदना पड़ेगा। आप ये तो वही बात हो गई कि आपको एक 5 स्टार होटल बनाना है और आप बोल रहे हो कि जब मेरे पास गेस्ट की बुकिंग आ जाएगी आने वाले 2 साल बाद की, तब मैं होटल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करूंगा। ये इशू है, लोग बहुत वेग आगे बढ़ते हैं बिजनेस में, अनप्लैंड। बिल्कुल कुछ भी हो रहा है, बस हो जाएगा, उम्मीद अच्छी है, बट उसके साथ एग्जीक्यूशन डालना बहुत जरूरी है। नहीं तो बहुत ज्यादा लोग फेल होते हैं, और फेलियर में कोई दिक्कत नहीं होती, फेलियर अच्छी चीज है, बट आप टाइम गवा देते हैं, आप अपनी जो प्राइम टाइम होता है, उम्र जहाँ पे एनर्जी है वो गवाते हैं, और बहुत ज्यादा पैसा और सोसाइटी में रिस्पेक्ट। और आदमी जब ये रिस्पेक्ट गवाता है, जो उसकी ईगो हर्ट होती है, पैसा गवाता है, तो उसका मोरल डाउन हो जाता है, और फैमिली और ये सब जब टूटता है तो अंदर डिप्रेशन में तभी चला खत्म हो जाता है। तो आई गेस कि ये बेसिक चीजें हैं, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है जो हम बात कर रहे हैं अभी। नहीं, ये सारी सेट कर लो, उसके बाद चलो अब हम मानते हैं लोगों ने ये सेट कर लिया, प्रोडक्ट मिल गया, कंट्री मिल गई, उसको 2-3 कंट्री समझ आ गई कि मैं यहाँ बेच सकता हूँ। अगर सीजनल भी है तो 6 महीने यहाँ बेच दूंगा, 6 महीने वहाँ बेच दूंगा, ऐसे भी गेम सेट कर सकता हूँ। ऐसे भी हो सकता है। मैंने ये फिगर आउट कर लिया, प्रोडक्ट फिगर आउट कर लिया, पैकेजिंग, कंपनी वगैरह सब कर ली। अब क्या मैंडेटरी चीज है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब आप सेल्स रेडी हैं ऑलमोस्ट, आपने स्किल ले ली है, आपने मार्केटिंग सीख ली है, आप लगभग सेल्स के लिए रेडी हो आप, ठीक है। ये मैं बहुत जेनरिक बता रहा हूँ, प्लीज इसका इतना भर देख के आप बिजनेस स्टार्ट मत करना। ऑफ कोर्स, ये हमने 15 मिनट में बात करी है ना, एक्सपोर्ट 15 मिनट में नहीं हो सकता, सालों की मेहनत, महीनों की मेहनत जाती है।
आप लगभग रेडी हैं। अब आपको नेक्स्ट चीज़ जो फाइनल चीज़ देखनी है वो है कंप्लायंस। कि साहब मैंने कंट्री तो सिलेक्ट कर ली, अब वहाँ वो बिक ही नहीं सकता माल। ओके। हाँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैं, लोग मेरे पास आके बोलते हैं कि साहब मुझे दवाइयाँ बेचनी है, फार्मा एक्सपोर्ट करना है। फार्मा में बथेरे तरीके के लाइसेंसिंग है। हाईली लाइसेंस्ड, हाईली रेगुलेटेड प्रोडक्ट है फार्मास्यूटिकल्स। स्पेशली बाहर भेजना होता है। हाँ हाँ, बाहर में ही है, इंडिया में तो कोई भी बेच सकता है। हाँ। बाहर ही क्यों? क्योंकि उनको जीएमपी चाहिए, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, यूएसएफडीए चाहिए है, ठीक है। तो ये आम आदमी जुटा नहीं पाता है। और जनरल यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया के, जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इवन रैनबैक्सी, सिप्ला, ये बड़ी बड़ी कंपनीज भी थर्ड पार्टी ही बनवाती हैं, खुद नहीं बनाती। ठीक है। ये सभी लोग के लिए ध्यान दीजिए, अगर आपके पास ब्रांड है, अगर आपके पास मार्केटिंग स्किल्स है, तो ही कस्टमर आपका है, नहीं तो नहीं है। राइट। सिप्ला भी दूसरों से बनवाती है दवाई, खुद का ठप्पा लगा के बेचा जाता है वहां पे, क्योंकि सिप्ला का ब्रांड है और वो क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करती है। तो फार्मास्यूटिकल्स एक बड़ा डिफिकल्ट प्रोडक्ट हो जाता है बेचने के लिए, बिगिनर्स के लिए। क्योंकि मैंने एक बार जाम्बिया में पता किया था अपने क्लाइंट के लिए, आप मानोगे नहीं वरुण भाई, एक दवाई की लाइसेंसिंग कॉस्ट थी $2000। ओके। अभी सुनो, यहाँ खत्म नहीं हुआ है। $2000 थी एक दवाई की। एक मतलब आपने एक एक्स ब्रांड लॉन्च करा, उसको रजिस्टर करा, एक दवाई टेस्ट होगी फॉर $2000 एंड क्लिनिकल ट्रायल्स का टाइम था 10 महीने। 10 महीने मतलब लगभग अगर रुपए में बात करी जाए तो 1,80,000 रुपए के आसपास पहुंच गए हम। 1,75,80,000 रुपए प्लस 10 महीने का टाइम एक सिंगल सॉल्ट के लिए। अब मान लो आपके पास 100 दवाइयाँ हैं, चलो 20 दवाई हैं, 1,80,000 इंटू 20 कर दो, 40 लाख रुपए पहुंच गया। अभी मैंने बेचने की बात नहीं करी, अभी तो टेस्टिंग हो रही है, प्रोडक्ट ही रेडी हो रहा है। इस वजह से जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं वो एक साल अगर 1 करोड़ का धंधा कर रहे होते हैं, अगले साल वो 5 पे पहुंच जाते हैं। एक्सपोनेंशियल एक बर्स्ट आता है ना जो ग्रोथ का, वो इसीलिए आता है क्योंकि उन्होंने लाइसेंसिंग पे पैसा लगा दिया है। अब उनको सिर्फ सेल्स करनी है, तो फुल प्रूफ हो गए। फुल प्रूफ हो गए वो। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि हमें अगर एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैपिटल कितना होना चाहिए? हाँ, देखिए पहले तो भाई मैं सच बात बताता हूँ, ये जीरो इन्वेंट्री मॉडल नहीं है। हाँ, लोग सोते घर बैठे। हाँ, अगर आप 10, 20, 30, 40, 50 हज़ार में कोई आपको सपने दिखा रहा है तो वो सिर्फ सपने हैं, आप उसको देखिए, बढ़िया खुश होके सो जाइए कि कभी उठूंगा और करूंगा। उसका एक प्रैक्टिकल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आपका कंपटीशन आप नहीं हो, आपका कंपटीशन है 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल पुराने एक्सपोर्टर्स, जाइंट्स, जो जाइंट्स बैठे हैं, जो जाइंट्स भी नहीं है भाई, 10-20 करोड़ वाला जाइंट्स थोड़ी होता है एक्सपोर्ट में। जाइंट्स भी नहीं, जो छोटे से जाइंट्स है वो, आप है ना, से पहले से हाँ, मिनिएचर कह लो, जो जमे हुए हैं, जो 2-4 देशों में बेचते हैं, जिनके पास मार्केटिंग है, सेल्स है, ब्रांडिंग है, पैकेजिंग, सब कुछ है। आपको क्या लगता है आप 20,000 रुपए में टकरा पाओगे उनसे? 20,000 की कैपिटल में आप अपने लोकल वेंडर से नहीं टकरा पाओगे। टकरा पाओगे या छोड़ो, मैं बोलता हूँ नहीं टकराना है, मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन क्या कंपैरिजन आप एंड्योर कर पाओगे, झेल पाओगे? क्योंकि अभी तो आपके पास नॉलेज भी नहीं है, एक्सपर्टीज भी नहीं है, एक्सपीरियंस तो बात की बात है। तो कोई आपको अगर सपने दिखा रहा है 10, 20, 30 हज़ार में, प्लीज मत देखें। जो मैंने अभी तक अज्यूम किया है, अज्यूम क्या किया है, देखा है अपने इस करियर में, आई वुड सजेस्ट 5 to 10 लाख इज अ वेरी स्टेबल कैपिटल। इतना अगर आपके पास है, हाँ, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। आप महीने का 50,000 लाख रुपए एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसमें इतना रिटर्न मिल सकता है आपको। बैंक वगैरह सपोर्ट करते हैं? हाँ, बैंक सपोर्ट करते हैं। इंडिया में बैंकिंग बड़ी स्मूथ है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन नियरली। हाँ, ठीक है, खासकर जैसे मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, ICICI बैंक जो है बड़ा स्मूथ है इंटरनेशनल ट्रेड में, बहुत स्मूथ है। HDFC इज ऑल्सो गुड। प्राइवेट बैंक्स बहुत सपोर्टिव है, सरकारी उतना नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास पहले से चंक बहुत है लोगों का। तो बैंक बड़े सपोर्टिव है, एवरीथिंग ऑनलाइन हो जाती है आपकी। ठीक है, ओके। सो अब हमारा प्रोडक्ट रेडी है, कंट्रीज रेडी है, हमने R&D भी कर ली और हमने 10-15 लाख का कैपिटल भी जुगाड़ लिया, ईदर फ्रॉम बैंक लोन या फिर पर्सनल सेविंग्स, फैमिली, जो भी आपको ठीक लगता है। हाँ, ठीक है। अब क्या करें, कस्टमर कैसे ढूंढें? हाँ, कस्टमर भाई ढूंढना ऐसा कोई रॉकेट साइंस, मतलब ये नहीं कह सकता मैं एकदम से यहाँ से मिल जाएगा आपको। बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे 3 तो मैं ही सिखाता हूँ, वो प्रोप्राइटरी हैं, मैं उसको ऑनलाइन तो रिवील नहीं कर सकता क्योंकि वो हो भी नहीं सकते 5 मिनट में रिवील। महीनों की ट्रेनिंग लगती है उसमें, कि महीनों इम्प्लीमेंट करने में जाता है। लेकिन जो नहीं चलते मेथड वो मैं बता देता हूँ आपको, क्लियर कट। वो तो मत ही करना फिर। ठीक है, आप एम्बेसी से मत ढूंढिएगा बायर्स, आप गूगल से मत ढूंढिएगा,
आप पोर्ट डेटा से मत ढूंढिएगा, आप यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन पे कमेंट करो, जाके पोस्ट डालो, लोग लगे कि आ जाए हमारे पास। लोग ऑर्गेनिक बिल्डिंग करते हैं ना, हाँ। आ जाए लोग। और आपके B2B पोर्टल्स, ये सब आपके काम नहीं आने वाले हैं। वो 21 क्यों नहीं आने वाले हैं? क्योंकि अगर ये सबको पता है तो ऑलरेडी ये पिट चुका है। अगर ये मेथड सबको पता है तो ऑलरेडी पिट चुके हैं आपके मेथड। मतलब यू आर वेरी लेट इन दिस बिजनेस इस मेथड के थ्रू। राइट। तो आपको मॉडर्न अप्रोच करना होगा, ठीक है। कैसे नेटवर्किंग कैसे करते हैं, कैसे आप अपफ्रंट सेल्स करते हो, मार्केटिंग ब्रांडिंग कैसे करते हो, मतलब इट्स अ होल पैकेज जो आप महीनों में मास्टर करते हो। मैं आपको बोल दूं कि साहब आप फेसबुक पे कमेंट कर दो या ऐड चला दो या लिंक्डइन पे ऐसा कर दो, नहीं होगा। कोई भी तरीका ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे मैं बोल दूं जा दो कर दो, ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर चैनल से गुजरना पड़ेगा आपको, प्रोप्राइटरी चैनल के जाओगे, करोगे करते जाओगे, तब रिजल्ट धीरे धीरे दिखना चालू करोगे। मतलब ऐसी कोई स्कीम नहीं है। अब जैसे आपके इतने लाख सब्सक्राइबर्स हैं, आपको कोई पूछ ले कि ये कैसे कर दूं मैं एक दिन में, या कैसे कर लेगा एक बिगिनर, आपके पास कोई एक डेफिनेट आंसर नहीं होगा उसका कि ये तू कर ले तो हो जाएगा। क्योंकि आपने कई सारी चीजें करी हैं, अब इतना सारा कर लिया कि दूसरे को इमेजिन करने में हालत टाइट हो जाएगी, ये मैं करूंगी नहीं करूँगा, होगा भी कि नहीं होगा मुझसे। 2 साल तो आप बस आंख बंद करके लगाते रहो, एफर्ट्स, एनर्जी, पैसा सब, उसके बाद भी चांसेस नहीं है कि हो जाएगा। हर बिजनेस में भाई 95% लोग फेल होते हैं, हर बिजनेस में 95% आर डेस्टिन्ड टू बी फेल्ड। कारण यही है कि जिगरा, परसिवेरेंस, परसिस्टेंस चाहिए, लगातार जुटे रहना पड़ता है आपको। क्योंकि बिजनेस में कोई CTC नहीं है आपका कि 30 लाख रुपए साल के एंड में, 15 लाख रुपए साल के एंड में आ जाएंगे आपके पास। ये अच्छा भी है और ये बुरा भी है। शुरुआत में तो ये हालत टाइट करता है। राइट। हालत टाइट करता है क्योंकि आप एक ऐसी चीज सेटअप करने जा रहे हो जो आपके पीढ़ियों ने नहीं करी है। होता है ना, ब्लड लाइन चेंज करते हो आप। ब्लड लाइन चेंज कर रहे हो आप, अपनी ब्लड लाइन चेंज कर रहे हो तो दर्द तो होगा। ऐसे ही नहीं होता। ओके, कस्टमर भी मिल गया, पैसे भी हैं, प्रोडक्ट भी है, सारी चीजें मेरे फेवर में है। अब इस पॉइंट पे क्या गलत हो सकता है? What went wrong? What will went wrong? फ्रॉड्स हो सकते हैं आपको अब इस पॉइंट पे। कैसे फ्रॉड्स? एडवांस पेमेंट्स, अगर आप बायर हो, मतलब इंपोर्टर हो, तो एडवांस पेमेंट के नाम पे होगा। ठीक है, मतलब मेरे साथ खुद हुआ था। आई लॉस्ट 35 लाख रुपीज 5 साल पहले। हाँ, कैसे? ज्ञान की कमी। हाँ। मैंने कुछ 2-3 गुरुजी लोग से ट्रेनिंग ले ली थी, 25-50 हज़ार रुपए खर्च कर दिए थे। हाँ। मुझे ऐसा लगा कि बादशाह बन गया हूँ मैं तो, आई कैन प्ले ओपन इन द ग्रीन फील्ड। तो घंटा का ग्रीन फील्ड, क्योंकि आपसे शातिर लोग बैठे हैं यार। हाँ, बाहर। तो हम तो सोचते भी नहीं वो स्कैम्स होते हैं। हम अभी वो हैं, छोटी चिड़िया, और वहाँ पे बाज बैठा। उसका कारण ये है ना कि जो बताता है, एक्सपोर्टर्स जो हैं, मतलब नॉन कोचेस जो हैं, वो आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि धंधे में कंपटीशन चाहिए नहीं किसी को, है ना। कोई नहीं बताएगा। आपसे भी कोई पूछेगा यूट्यूब में तो बोलोगे यार नहीं, मुश्किल तो है। मुश्किल तो सच में है। हाँ। वो तो झूठ नहीं है, ठीक है, मुश्किल तो है ये बात। ऐसा नहीं है कि आप केक वॉक करते हुए निकल जाओगे कि आया कोई भी बंदा है, टॉम डिक एंड हैरी कर गया। तो सब लोग एंट्री बैरियर बन के बैठे रहते हैं एक तो, कि साहब मेरा धंधा नहीं गड़बड़ होना चाहिए। आप कुछ और करो तो उसमें आपको बहुत बहुत अच्छा बोलेंगे, लोकल, तू लोकल देख ले भाई, तू ये कर ले वो कर ले। वो चाहता नहीं कि आप उसका अड़ंगा बनो, और अगर अड़ंगा बन गए तो उसी से पूछोगे फिर इसको सॉर्ट कैसे करें। तो मतलब ये तो एक तो वही बात है। मेरे साथ बहुत क्लाइंट्स के साथ होता था भाई कि मान लो ये ग्लास पानी का कोई बेच रहा है, ग्लासवेयर में डील कर रहा है, दूसरा वाला भी आ गया, बोलता है ग्लासवेयर डील करना है सर, बताओ इससे मैं पूछ के आता हूँ क्लाइंट को। मैंने बोला तू जाएगा तो हाँ बोलेगा क्या वो कि हाँ कर ले, बहुत अच्छा धंधा है। क्यों कंपटीशन लेगा? क्योंकि उसको पता है कि ये फहद का ही सिखाया हुआ है, ये सब वही चीजें करेगा जो मैं करने वाला हूँ या जो मैं कर रहा हूँ। राइट, ठीक है, तो वो आते नहीं है। तो आप स्कैम की बात वापस करते हैं। स्कैम हो सकता है आपको नंबर 1 इंपोर्ट में हो सकता है एडवांस पेमेंट पे। एडवांस ले लिया, माल नहीं आया, गलत माल आ गया या कम आया, सबसे नंबर 1 स्कैम ये होता है। ये जिसको हम पेमेंट स्कैम कहते हैं। दूसरा होता है वजन कांटे का स्कैम, तौल कांटे का, कि आपने कोई चीज़ ऐसी ली थी कि जो वजन से आनी थी लेकिन वो कम आई या कम लोड की गई, तो वहाँ हो गया आपको। थर्ड स्कैम जो सेलर्स के साथ, एक्सपोर्टर्स के साथ होता है, वो होता है नकली LC का। नकली LC, हाँ, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। अच्छा। अगेन जिनको नहीं पता है तो वो तो डमरू बजाएंगे बैठ के, बस यहाँ पे ढोलक बजाए बैठ के, हाँ, कि LC क्या होता है साहब, हम रेडी LC पे करा लेंगे। मैं बता दूं LC भी नकली होते हैं, बैंक भी नकली होते हैं, बैंक भी नकली होते हैं। हाँ, बैंक भी नकली होते हैं। और नए नए बायर्स को उनको झांसा तो देना है, और उनका काम ये है तो उनको पता है कौन नया है, कौन नए, बातों से समझ में आता है, वो समझ जाते हो, परखे हुए खिलाड़ी।
15 मिनट लगते हैं बात करके समझने में कि कौन नया मुर्गा है, कौन पुराना है, किसको फंसाना है, किसको नहीं फंसाना है। 15 मिनट में एक स्कैमर जज कर लेता है कि कौन मेरे काम आएगा, किसको लालच का लॉलीपॉप देना है, कौन नहीं आएगा। सबसे पहला स्कैम जो सेलर्स के साथ होगा, नकली एलसी का स्कैम। एलसी पहचानना एक आर्ट है, आपको पता होनी चाहिए, सीख के ज्ञान मिलता है, उसके बिना नहीं मिलता वो। नंबर 2 जो स्कैम आपके साथ हो सकता है कि आपको पेमेंट उसने 30 या 50% एडवांस दे दिया, बचा हुआ नहीं दे रहा, और वो आपको इमोशनल टॉर्चर कर रहा है, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है कि आप माल छोड़ दो मेरा, जिसको हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं एलसी रिलीज, वो आपका बीएल रिलीज कर दो, बिल ऑफ लेडिंग रिलीज कर दो, जब माल बिक जाएगा तो मैं पैसा दे दूंगा आपका। मेरे घर पे किसी की डेथ हो गई, मेरी बीवी मर गई, बहन मर गई, बहाने ये हो गया। और इंडियन एक्सपोर्टर बेचारे झांसे में आके ऐसा कर भी देते हैं कई बार। तो झांसे में नहीं आना है, बिजनेस लॉजिक्स पे चलता है, इमोशन पे नहीं चलता। ये आपका नंबर गेम है, ये लॉजिक गेम है, ये गट फीलिंग वाला नहीं कि मेरे को लग रहा है कि बहुत अच्छा इंसान होगा वो। अच्छा बुरा कोई नहीं होता यहाँ, अगर 2 + 2 4 हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। तो आपको सिर्फ लॉजिक्स पे चलना है। सरकार ने बना रखे हैं पहले से पेमेंट टर्म्स कि ये है तो ठीक करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। हाँ, सबसे कॉमन पेमेंट टर्म जो है वो 30-70 का है। ठीक है, 30% एडवांस एंड 70% ऑन कॉपी ऑफ बीएल। ठीक है, कि मैंने आपको मान लो पानी का ग्लास बेचा, इसको बेचने से पहले मैं 30% एडवांस आपसे लिया था और 70% मैं लूंगा आपसे इसकी रसीद दिखाने के बाद कि मैंने कोरियर की रसीद, बीएल इज नथिंग बट आपके कंटेनर की कोरियर की रसीद जो पानी से जाएगा। वो शेयर्ड भी हो सकता है, मतलब थोड़ा सा आइटम भी हो सकता है बड़े कंटेनर में, और पूरा कंटेनर भी आपका हो सकता है। राइट, नो रॉकेट साइंस इन दैट। ठीक है, नंबर 1 तो आप वो दिखा सकते हो, 30-70 पेमेंट ले सकते हो। यही सेम चीज आप कर सकते हो 50-50 पे, 50% एडवांस एंड 50% ऑन बीएल। यही चीज आप 100% पे भी कर सकते हो। चाइनीज 100% पे करते हैं, 100% एडवांस, 100% एडवांस दो तब माल प्रिपेयर होगा। अरे वाह, एटीट्यूड है ना सेल्स का, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है। फ्रॉड नहीं करते चाइनीज? पैसा ले लिया? नहीं, मेरे साथ हुआ था, करते हैं बिल्कुल। तब मैं नया था बिल्कुल फील्ड में 5 साल पहले। अच्छा, हाँ, मुझे चाइनीज ने लूटा है। वाह, बिल्कुल बिल्कुल लेते हैं। ऐसा आप कोई कंट्री नहीं कह सकते कंट्री फ्रॉड नहीं करती। सबसे कम किसका? ऐसा कुछ नहीं, कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं, सब लगे पड़े। हाँ, ईसीजीसी की लिस्ट है ऑल्दो। हाँ, जनरली जो है गरीब देशों में ज्यादा फ्रॉड होता है। दुबई में बहुत फ्रॉड होता है। दुबई जो सब घूमने जाते हैं दबा के फ्रॉड होता है वहाँ पे। हाँ, इंडियंस ही करते हैं यही इमोशनल ब्लैकमेल, माल छोड़ दो बिक जाएगा तो दे देंगे। उधार पे ले लिया, क्रेडिट पे माल ले डाला और यहाँ से बेच भी दिया किसी ने, लालच में आके कि अपना भाई बंधु है, थोड़ा सा उसकी इंडिया की कंपनी वेरीफाई कर लेते। अरे मैं बोलता हूँ कि आप इंडिया कंपनी उसकी देख लो, लेकिन आप उससे अपना पैसा लेके बताओ। यहाँ इंडिया में पैसा लेना, इंडिया नहीं ले सकते पैसा। पुलिस आ जाएगी, बोलेगी पहले प्रूफ करो मार जाके कोर्ट में कि पैसा लिया है कि तुम झूठ बोल रहे हो उसको। लॉ जो है इंडिया का अनफॉर्चुनेटली क्रिमिनल्स को ज्यादा फेवर करता है। आई गेस ग्रे एरिया बहुत बड़ा है, और क्रिमिनल्स पैसा कमा ही लेते हैं तो लॉयर्स अच्छे खरीद लेते हैं, और उनको ग्रे एरियाज की गेम खेलनी समझ बहुत अच्छी होती है, बहुत तगड़ी पकड़ होती है, डरते नहीं है। हाँ, तो ये शरीफ आदमी क्या बत्ती देगा, तू मेरे 10,000 लौटा दे, तू मेरे 20,000 लौटा दे, नहीं तो पुलिस कंप्लेन करूंगा। मैं एक बार बोलता हूँ उनको, जाके थाने होके आओ। आई नो, थाने होके आओ, और वहां के अगर कांस्टेबल ने आपको भगा नहीं दिया, ये तो है, भगा नहीं दिया तो अपन आगे बात करेंगे। जब तक इंडिया में आपके साथ 1-2 करोड़ का स्कैम नहीं हुआ है, पुलिस आपका साथ भी नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? ऐसा नहीं कि पुलिस की नियत खराब है, ओवरलोडिंग ऑफ वर्क है, बस वही है, ओवरलोडिंग ऑफ वर्क है। कितना काम है, किस किस का ध्यान देंगे? 140 करोड़ की जनता पे मेरे हिसाब से 10-20 लाख पुलिस वाले होंगे, 30 लाख 40 लाख पुलिस वाले होंगे, 1 करोड़ होंगे ज्यादा से ज्यादा। नहीं, कमी है। हाँ, तो 1% भी नहीं हुए तो हेल्प कैसे करें? वो दिल्ली का ही मैं पढ़ रहा था, बहुत कम रेशियो है, 1 लाख लोगों पे कुछ पुलिस वाले 10 भी नहीं होंगे, आई गेस 10 भी नहीं होता हो। बहुत ज्यादा लोड तो है, लोड बहुत है। फैक्ट थोड़े सेम हालत जजेस की है, कोर्ट्स की है। हाँ, पूरा ही है यार, ये तो हर डॉक्टर्स के भी कमी है, हर चीज कमी है पूरी। तो कहाँ से लोड हैंडल करें? वो सिर्फ पॉडकास्टर्स की तादाद बढ़ रही है बाकी हर चीज की कमी हो रही है। ओके, ठीक है, फ्रॉड से भी बच लिया, उन्होंने देख लिया कि हाँ सब कुछ सही है, हमने सब देख लिया। अब उसके बाद क्या रहता है? बस माल भेजो, पैसे कमाओ। माल भेजो, पैसा कमाओ, सप्लाई चेन सेट करिए। ठीक है, अब लेकिन ये जो आपने फटाक से 20 मिनट में पूछ लिया, इसको करने महीनों लग जाते हैं। वो तो सालों भी लग जाते हैं, पैसे भी सालों लग जाते हैं। हाँ। ओके,
इसमें ये बताओ कि अब बहुत सारे लोग होंगे जिसका एक रेगुलेशन बन गया होगा कि मैंने सपोज वियतनाम में या दुबई में 2 वेंडर पकड़ रखे हैं जो मेरे से बार बार माल मंगवा रहे हैं, अब मेरा सिस्टम बंद गया है, क्या मैं इनके साथ ही साइकिल घुमाता रहूँ या मैं और ढूंढता रहूँ? और पैरेलल में सेल्स हमेशा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सेल्स जो मैं सिखाता हूँ लोगों को, सेल्स इज ऑन गोइंग प्रोसेस, सेल्स कभी रुकती नहीं है। उनको ही अपसेल ना करके, अरे वो तो बेच ही रहे हो तो फिक्स हो गए ना, उनसे रिलेशन बिल्ड करो, लेकिन नए वाले पे भी तो फोकस करो। और रिलेशन बिल्डिंग के लिए कोई होती है यहाँ पे? देखिए, हर फाउंडर का काम होता है, फाउंडर का काम माल को सर्विस करना नहीं होता, फाउंडर का काम होता है दूसरे फाउंडर से रिलेशन बना के रखना। हाँ। टीम फुलफिल करती है उनकी कि माल कितने का जा रहा है, इनवॉइस कटा के नहीं कटा, मटेरियल ठीक है कि नहीं, ये फाउंडर बात नहीं करेगा, ये बात करेगी उसकी टीम। भले ये टीम में 2 लोगों कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीम बात करेगी। पैसा कभी फाउंडर नहीं मांगता, ना सेल्स कभी फाउंडर करता, तो सब टीम करेगी। फाउंडर काम है रिश्तेदारी निभाना, सिर्फ रिश्तेदारी बनाना, निभाना, रिलेशनशिप, रैपो बिल्डिंग जिसको हम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 फाउंडर्स आपस में अगर रिलेशन की बात करें तो ही बढ़िया होता है। पैसे की बात करने लगते हैं तो अकाउंट्स टीम देखे, पैसे वाली टीम देखे। सीधी बात है कि अगर आप कहीं बैठ रहे हो, काम कर रहे हो, सेल परचेज हो रही तो पैसा दोगे और लोगे, उसमें गलत बात थोड़ी है। तो फिगर है भैया, आप क्यों बैठे हो सब जगह काम करने के लिए, लोग क्यों काम करते हैं? तो बिजनेस है, एक्सचेंज होगा। तो अब ये करते रहे और पैसा कमाएं। ओके, कुछ चीजें आप बताइए नेक्स्ट, आप अगले 5 साल में कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आपको दिख रही हैं? अफ्रीका, क्लियर कट। दुबई अवॉइड करो, अफ्रीका जाओ। दुबई सैचुरेटेड है, यूएई सैचुरेट हो चुका है। यूएई में हर टॉम डिक एंड हैरी पहले से ऑफिस बनाए बैठे हैं, दलाल बन के बैठ गए हैं, कमीशन एजेंट्स। ओके, कि आप मेरे को माल दे दो, मैं आगे बेच दूंगा। दुबई चुस चुका है पूरा यूएई, क्योंकि अगर आप एक बायर है वहां पे तो एक बायर पे 20 सेलर्स हैं। ठीक है, 20 विक्रेता हैं, एक क्रेता है, खरीदने वाला है, तो उसके पास बहुत ऑप्शंस हैं। और लोग मेरे से बोलते हैं कि सर हम सस्ता करके बेचेंगे। मेरे एक सबसे बड़ी भ्रांति है कि सस्ता माल ज्यादा बिकता है, ऐसा कहीं नहीं है। ऐसा कहीं नहीं है। क्यों नहीं है, लॉजिक बता देता हूँ। एक बात बताओ मेरे को आप, ठीक है, मान लो आपने किसी बायर को अप्रोच किया या बायर आपको मिला, उसको आपने बोला सामने वाले से माल मैं सस्ता करके दूंगा आपको, आप मेरे से ले लो। क्या लगता है जो सामने वाला 5 साल से उसको दे रहा है वो सस्ता नहीं दे सकता? हम साले अंगूरी मतलब एक बरसाती मेंढक आ गए हैं बीच में 6 महीने साल भर से, और उसको तोड़ने निकले हैं जो 5 साल से उसको दे रहा है। क्या उसको रेट की अकल नहीं है कि वो हमसे 20 पैसा कम करके दे दे? बिल्कुल कर सकता है। वो एक बार झेल लेगा नुकसान आपके लिए, क्योंकि कस्टमर ना जाए उसका। उसको मालूम है कि बरसाती मेंढक आए, 2 महीने फुदकेंगे फिर बाहर हो जाएंगे मार्केट से। ये तो है। 90% मार्केट साफ होता है हर 3 महीने में। आते हैं जाते हैं, आते जाते हैं, हर फील्ड में आते जाते हैं, ये हर जगह है। तो आप ये मत सोचिए कि रेट है तो तोड़ दोगे। आप अपने इमेज पे तोड़ते हो उसको, अपनी शब्दों से तोड़ते हो। एक बहुत बढ़िया लेसन जब मैं काम करना शुरू किया था तो पापा ने बताया था, व्यवहार ही व्यापार है। हाँ, सही बात है, और कुछ नहीं है व्यापार। व्यवहार ही व्यापार है, और इंटरनेशनली तो नेटवर्क इज नेटवर्क। हाँ, बस जितना नेटवर्क होगा उतनी नेटवर्क होगी आपकी। ओके, ये एआई और ये सारा जितना भी आ रहा है टेक्नोलॉजी वगैरह, ये इम्पैक्ट कर रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट को? हाँ, हेल्प कर रहा है, नॉट इन द बैड मैनर, इन द गुड मैनर हेल्प कर रहा है। आपकी जो रिसर्च प्रोसेस है ये इसको बहुत इजी कर दिया है कि आपको ट्रेड स्टैटिस्टिक्स चाहिए, मार्केट सिनेरियोस जानना है, तो एआई ने डेफिनेटली हेल्प किया, इजी किया है। ओके, ये एक्सपोर्ट सब ज्यादातर उन लोगों को अब करना चाहिए जो एक फुल टाइम जॉब में है भाई। आई विल टेल यू द रीजन व्हाई। टीसीएस ने अभी 1-8 लाख लोगों को ले ऑफ किया है। क्यों? क्योंकि उनकी जगह पे एआई बॉट्स बैठ गए आके। हाँ, तो हर कंपनी को ओनर पहले प्रॉफिट्स ऑप्टिमाइज करेगा कि भैया अगर 1000 लोग थे तो 1000 घटा के 200 पे आ गए, प्रॉफिट बढ़ गए मेरे, तो मैं प्रॉफिट पे फोकस ज्यादा करूंगा रेदर देन मैं इस पे फोकस करूं कि साहब लोगों के घर चला रहा हूं। मैं कोई किसी का घर नहीं चला रहा है, सब अपने पैसा कमाते हैं, पहली चीज। उसके साथ घर चलते हैं लोगों के, इमोशंस उसके साथ। बिजनेस के बिना इमोशंस का कोई वो नहीं है रूल, बिजनेस के साथ ही इमोशंस चलते हैं। तो आपके पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आपके सारे जॉब व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि अगर आप अभी जॉब में हो, स्टेबल इनकम है, तो अभी सीख लो। वाइफ के नाम पे स्टार्ट कर दो, कैसे भी करो, किसी के नाम पे, मम्मी के नाम पे, दादी के, मेरे क्लाइंट्स करते हैं, बीवी के नाम पे कर रहे हैं, बहन के नाम पे कर रहे हैं, मम्मी के नाम पे कर रहे हैं। नेवी के ऑफिसर्स हैं मेरे पास मर्चेंट नेवी के ऑफिसर्स हैं मेरे पास, आपके रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर्स हैं मेरे पास, जो हैं आपके प्राइवेट जॉब वाले हैं, जितनी एमएनसीज बड़ी बड़ी हैं सारे के क्लाइंट्स हैं मेरे पास। इवन मेरे पास आपकी बड़ी बड़ी जो कंसल्टिंग फर्म है,
जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, अरबों की उनके लोग कर रहे हैं, जिनकी मंथली सैलरी 5-5 लाख थी, वो सीख रहे हैं। अरे वाह, क्योंकि उनकी भी फटी पड़ी है कि साहब कुछ भी हो सकता है इधर। हाँ तो सच बात है ये। ओके। तो वो सीख लो आप अभी। क्यों सीख लो? क्योंकि अभी कंफर्टेबल हो, अभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और अभी गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत दे रही है। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है आपको। एक लौता धंधा है इंडिया में खेती के बाद जिसमें जीएसटी फ्री है। वाह। 18% जीएसटी स्टैंडर्ड हर प्रोडक्ट में इंडिया में लगता है। एक लौता ECI है जिसमें जीएसटी फ्री है। कोई भी उठा लो, चाहे 5% जिसमें हो, जिसमें 12 हो, चाहे जिसमें 18 हो, चाहे 28 हो, पूरा रीइंबर्स होता है, पूरा वापस आता है। अरे वाह। तो आप सोचो ना 18% का ये तो ग्रे प्योर मुनाफा है। ये भी एक ग्रे एरिया है वैसे। ग्रे एरिया तो खैर सभी जगह होता है। मेरा दिमाग घूमा भी, सीए को कॉल करना पड़ेगा। ओके। सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस किया आपने इस पूरी इंडस्ट्री में और उसको कैसे सॉल्व किया? सबसे बड़ा चैलेंज है भाई स्किल गेनिंग का। लोग स्किल नहीं सिखाते। लोगों को लगता है बायर फाइंडिंग का। बायर फाइंडिंग का नहीं है। स्किल है तो बायर आपके सामने हाथ जोड़ के बैठा रहता है। क्योंकि नीड तो है ही, हर चीज तो ले रहा है ना वो। आपको तो विजिबिलिटी चाहिए, सेल्स मार्केटिंग चाहिए, स्किल्स चाहिए, सर्कुलेशन मेरा ऐसा मानना है कि ना सर्कुलेशन है पूरा। हाँ। एक सर्कुलेशन चल रहा है बिल्कुल छोटे लेवल पे, एक चल रहा है मिडिल क्लास लेवल पे, एक चल रहा है ऊपर। आपको बस वो सर्कल में ना ऊपर ऊपर नीचे नीचे घूमना है कि स्पॉट फाइंड आउट, क्योंकि वो रुक नहीं रहा। आप रुके पड़े हो, आपको लग रहा है कि वो उस सर्कल में कैसे जाओ, ये कुछ नहीं है वहां पे। आपको बस एक बार घुसना है, एक बार घुस गए वो धक्का मार मार के आपको आगे बढ़ा ही देते हैं। आपको भीड़ में चमकने के लिए भीड़ में होना जरूरी है। एग्जैक्टली। और पहले तो उस भीड़ में आप ये सोचो कि मैं सीधे ही जाके चमकू, पॉसिबल ही नहीं है। वहां चमकना, भीड़ को समझने के लिए 6 महीने लग जाता है। Exactly. क्या हो रहा है इसमें। हाँ ये तो है। ओके। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में एवरेज प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है या होना चाहिए? हाँ, जो होता है मैं वो बता देता हूँ। बेसिकली देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट। पहला होता है नीड, दूसरा होता है वांट, तीसरा होता है डिजायर। नीड कैटेगरी का प्रोडक्ट मतलब आटा, दाल, सब्जी, गेहूं, चावल, रोजमर्रा की फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पेरिशेबल गुड्स, नॉन पैक्ड वाले पेरिशेबल गुड्स। इसमें स्टैंडर्ड मार्जिन होता है 4% से लेकर 8-9-10% का। ठीक है। चाहे जहां बेच लो आप इसको। क्यों? क्योंकि हमारे साथ साथ हम ही भर थोड़ी बेच रहे हैं, 400 लोग और एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं उसको। तो हाई कंपटीशन वाला। मतलब इंडिया से ही नहीं, अलग 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 जगह से कंपटीशन नेशनल है, इंटरनेशनल कंपटीशन है। तो रेट्स आपको वैसे मैच करने पड़ेंगे। जैसे इंडिया से नासिक से प्याज जाती है, तो अब प्याज कोई ब्रांड की प्याज थोड़ी हो सकती है। वो प्याज तो प्याज, अब क्या बोलोगे, शामू की खेत की है, रामू की खेत की है, ऐसे थोड़ी हो सकता है। अगर चमक गया शामू इंस्टाग्राम रील्स पे तो चमक गया तो हो सकता है। देखो वायरलिटी इसमें ज्यादा काम नहीं करेगी, क्योंकि वायरलिटी 2-4 लोग ही देखेंगे ना। वही है। 6 महीना देखेंगे, 2 महीना देखेंगे। आपको तो 10 डेकेड्स में रहना है, इधर सालों में क्रैश भी होता है। राइट। तो नंबर 1 ये है कि आपका प्रोडक्ट नीड कैटेगरी का है तो कम मार्जिन है, हाई कंपटीशन है। मेरा कोई क्लाइंट जनरली नीड में काम नहीं करता है। बिगिनर्स के लिए एक कुआं है जिसमें कूद जाओ मर जाओ है। ओके। ठीक है। अगर आपका फैमिली बिजनेस है, ये आपको पकड़ है, धरपकड़ है उसकी, तो ही कूदिए, नहीं तो मत कूदिए। ठीक है। फिर इससे इजी प्रोडक्ट पे आते हैं जिसके लिए सेल्स स्किल आती है, जो मैं खुद भी सिखाता हूँ लोगों को। वो है वांट कैटेगरी। आज हम रूम में जो बैठे हैं, जितनी चीजें अपने इर्द गिर्द रखी है, सब वांट कैटेगरी में आता है। हम कपड़े पहने हुए, हम जूते पहने हुए, हमारे पास फर्नीचर है, हमारे पास चेयर है, हमारे पास दीवार है, दीवार में लगी हुई पुट्टी है, पेंट है, कर्टन्स है, लाइट्स है, कैमरा है, ये वांट कैटेगरी में आता है। वांट कैटेगरी मतलब जो आपकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करे। जरूरत की चीजें, जरूरत से ऊपर की चीजें, जरूरत से थोड़ा ऊपर, बहुत जरूरत की चीजें। ठीक है। बहुत जरूरत की चीजें जिसमें क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी लाइफ की। कार नहीं है तो बिना कार के भी जी लोगे, घड़ी नहीं तो बिना घड़ी के भी जी लोगे, लेकिन घड़ी चाहिए होगी तो टाइम देख पाओगे, प्रिसाइज हो पाओगे, एक्यूरेट हो पाओगे। इसमें मार्जिन स्टार्ट्स फ्रॉम 10, 15, 20%, गोज अप टू 60, 70, 80% जनरली। 100 तक भी जाता है, लेकिन 100 जनरलाइज नहीं करूंगा मैं। डेवलप्ड कंट्रीज में और कुछ कंट्रीज में 100% भी चला जाता है। ये है वांट कैटेगरी, जिसमें मेजर मेरे क्लाइंट्स डील करते हैं। ठीक है। कैटेगरीज की बात करूं तो फर्नीचर हो गया आपका, आपके कपड़े हो गए, टेक्सटाइल्स हो गया, लेदर्स हो गया, अपैरल्स हो गया आपका, जो रोजमर्रा में जनरल लगते हैं वो है। ठीक है। एक और बड़ा सवाल, जो लोग ट्रेड करते हैं, जो लोग माल फैक्ट्री से खरीदते हैं और लोकली वेंडर्स को देते हैं, अपनी लोकल आसपास की दुकानों को देते हैं, या फिर दूसरे शहर में जाके माल बेचते हैं, उनको एक्सपोर्ट वैसे ही करना चाहिए या अपनी फैक्ट्री डाल के बेस लाइन अपनी बनानी चाहिए? नहीं, आप दूसरे से लीजिए माल, अपना ब्रांड बना के बेच दीजिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि एक फैक्ट्री वाला ऑलरेडी बहुत बिजी है फैक्ट्री चलाने में। हाँ। इंडिया में हालत यही है कि 80% से प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा टाइम पे। प्रोडक्शन लेट चल रहा है उसका, जो माल जितना है वही हैंडल नहीं हो रहा। सेल्स मार्केटिंग तो छोड़ ही दो आप,
तो ये एक गैप है मर्चेंट ट्रेडर्स के लिए, जो लोग मर्चेंट ट्रेडिंग करना चाहते हैं ना, दूसरे से माल लेके दूसरे को देना, उनके लिए गैप है। तो उसका फायदा उठाओ, उसका फायदा उठाओ, अपना ब्रांड बनाओ, फायदा उठाओ। और अगर आपका ब्रांड बड़ा हो गया, पैसा फ्लो अच्छा हो गया, फिर अपना खोलो। फिर वो तो वही खोल दो, वही बना देगा आपके लिए खुद ही, वही उसी को हेल्प कर दो कि और हेल्प बड़ा कर दो। हाँ, जैसे सिप्ला एंड बैक्सी करते हैं, छोटे वालों को ऑर्डर दे दिया, बना दिया, हमारा ठप्पा लगेगा, इसमें बेच देना। सारे कर रहे हैं, जूडियो ने भी तो यही किया, सब कर रहे हैं। जूडियो के खुद की कोई प्रोडक्ट लाइन है ही नहीं, सारा वो सब कर रहे हैं, उठाते हैं। उसी में पैसा है। आप दूसरे से बनवाओ, बेचो। खुद बनाने जाओगे तो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट चाहिए, सीखोगे बैठ के कि थ्रेड काउंट क्या होता है। जैसे एग्जांपल, मैं टेक्सटाइल्स में डील करता हूँ, तो टेक्सटाइल्स में एक चीज होती है जो किड्स वेयर जाता है। किड्स वेयर में जब कपड़े सिल के निकलते हैं तो उसकी एक मेटल स्कैनिंग होती है कि उसमें कहीं सुई तो नहीं रह गई, कोई लोहे का पार्ट तो नहीं रह गया, कोई बच्चा जाए उसको घुस जाए। छोटी सी चीज है, लेकिन क्योंकि वो यूएस में रहा है, डेवलप्ड नेशन में जा रहा है, अगर उनको सुई मिल गई उसमें तो ब्लैकलिस्ट, पूरा कंटेनर के ऐसी तैसी हो जाएगी आपके। वाह। ओके, जो इन्फ्लेशन होती है, करेंसी इन्फ्लेशन होती है, रेट बढ़ गया डॉलर का, ये हो गया, वो कैसे इम्पैक्ट करता है? नीड कैटेगरी को तबाह कर देता है। नीड कैटेगरी में क्योंकि जो वांट एंड डिजायर कैटेगरी में, जो लग्जरी वाली कैटेगरी में है, कारपेट्स हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, इन सबको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 100, 150, 200% मार्जिन होते हैं। वांट वालों को भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? आपके 30, 40, 50% मार्जिन है, 1-1.5% कट भी गया तो क्या ही हिल रहे हो आप। जो नीड कैटेगरी में है उनको तो चीजें बहुत पहले से लॉक करनी पड़ती हैं। बैंक सपोर्ट देता है ऑल्दो उसमें, ठीक है, बैंक सपोर्ट देता है कि लॉक हो जाता है आपका फंड कि इस तारीख को आ रहा है तो तब इस रेट पे कन्वर्जन होगा। गवर्नमेंट फेवर में, बेसिकली गवर्नमेंट एक्सपोर्ट के फेवर में। ओके, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो गिव मी 10 प्रोडक्ट्स जो लोगों को ध्यान देने चाहिए, जिसके अभी आने वाले 1 साल से 5 साल के अंदर बहुत डिमांड बढ़ सकती है? नंबर 1 पे आप जा सकते हो टेक्सटाइल्स में, इजी टू सेल है, इजी टू प्रोक्योर है, इंडिया में खूब बनता है, ठीक है, कपड़े, ठीक है। नंबर 2 होम डेकोर, होम आइटम्स, ठीक है, होम फर्नीचर्स। नंबर 3 वुडन फर्नीचर्स। नंबर 4 हैंडीक्राफ्ट। नंबर 5 पे आयुष प्रोडक्ट मतलब आयुर्वेदिक, जैसे ये शिलाजीत, ठीक है, गोक्षुरा और ये अश्वगंधा, ये जो है आयुर्वेदिक चीज़ें, राइजिंग है, ठीक है, जिसमें इंडिया का डोमिनेंस है। तो ये 3-4 बड़ी कैटेगरीज हो गई हैं आपकी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया काफ़ी अब मैन्युफैक्चर कर रहा है, चाइना का ऑल्टरनेट देखा जा रहा है इंडिया वियतनाम को। तो इलेक्ट्रॉनिक्स पे आप जा सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ मोबाइल भर नहीं, बहुत सी एक्सेसरीज वगैरह भी खूब बन रही दबा के, ठीक है। ये जा सकते हो। कारपेट्स में जा सकते हो। मैं 2 साल CPC का मेंबर रह चुका हूँ, कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का। दबा के पैसा है, अंधा पैसा है, और कम क्वांटिटी में जाता है लेकिन अच्छा मार्जिन। रग वगैरह जो रग्स, हाँ, होम डेकोर में आ जाता है, होम डेकोर में हाँ आ सकता है, ठीक है। लेकिन कारपेट्स का CPC अलग है, मतलब कारपेट अपने आप में बहुत बड़ा है, मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, कई $100 बिलियन का है, कई $100 बिलियन का, ऐसा नहीं 200-400 बिलियन का, अबव मोर देन 200 बिलियन का है आराम से, जितना मैंने लास्ट देखा था। क्रेजी। ओके, तो इसमें आप आराम से जा सकते हो। और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में वहाँ के लोकल चीज़ों को आप, मेडिकल आइटम, मेडिकल इक्विपमेंट्स को बेच सकते हो, हॉस्पिटल आइटम्स को बेच सकते हो, आप इंजीनियरिंग गुड्स में जा सकते हो, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में जा सकते हो, आप हाउस होल्ड आइटम्स, ये प्लास्टिक वगैरह के जो चलते हैं, प्लास्टिक आइटम्स, PVCs, सीमेंट, ये बहुत सारे प्रोडक्ट हैं भाई, मतलब 150 प्रोडक्ट्स की तो मैं लिस्ट देता हूँ अपने क्लाइंट्स को। ओके, गिव मी 10 प्रोडक्ट्स टू अवॉइड इन एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट। स्क्रैप बिगिनर्स के लिए क्लियर कट नो, ठीक है। मर जाओगे घर बिक जाएगा, गारंटी, ठीक है, गारंटी। स्क्रैप नहीं इंपोर्ट करना है किसी भी बिगिनर को जिसका कैपिटल 2 करोड़ से नीचे का है। ओके, इतना बिगिनर 2 करोड़ से नीचे का, 2 करोड़ से ऊपर है तो, जो 90% चंक को बाहर कर देता है, तो स्क्रैप नहीं डील करना है आपने। नंबर 2, आप हाई रेगुलेटेड गुड्स में मत जाओ जिसमें दबा के सर्टिफिकेशन है, एग्जाम्पल आपकी दवाइयों में, ठीक है। नंबर 3, स्पेशलाइज्ड केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जो डायरेक्ट या तो हजार्डस हैं, एक्सट्रीमली बल्क में चलते हैं, या जिसका प्रोक्योरमेंट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये 2-3 कैटेगरीज है जिस पे बिगिनर्स को अवॉइड करना चाहिए जाने से। और फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सॉरी हाँ रह गया, पेरिशेबल गुड्स, शेल्फ लाइफ कम है, पेरिशेबल गुड्स में शेल्फ लाइफ कम है, और आपका ये सी फूड, मीट और ये जो आता है उसकी भी सेम हालत है, ठीक है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिगनर्स को अवॉइड करनी चाहिए, मतलब बिल्कुल कॉन्शियस होकर ध्यान देके चलना चाहिए? शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने, देयर आर नो शॉर्टकट्स इन बिजनेस, कोई होता ही नहीं है। कोई आपको अगर सपना दिखा रहा है कि 20 लाख लगाओ, 25 लाख कमाओ, ये होता ही नहीं है, ठीक है, नहीं होता। अगर ये हो रहा होता तो कोई बेरोजगार बचता इंडिया में,
वर्ल्ड में कोई बेरोजगार बचता नहीं होता बट ढूंढते सारे वही हैं। ढूंढते तो वही है ना, लॉटरी ढूंढते हैं कि कौन सा मैं मैच खेलूं, कौन सा मैं ऑनलाइन बेटिंग ऐप खोल लूं, उसमें से मेरे पास पैसा आ जाए। ये नहीं समझते लोग। लैंड रोवर डिफेंडर जीतना चाहते हैं, ये नहीं समझते कि एक बार आ गई तो उसका चक्का 2 लाख रुपए का, पालोगे कैसे? सच बात है ना, एक चक्का अगर फूट गया आपका, नया लेना है तो 1.5-2 लाख का चक्का आ रहा है, उसको कैसे जियोगे? वही। या आपको एक घर दे दिया किसी ने, मेंटेन कैसे करोगे? लोग क्या चाहते सब है कि मिल जाए, पालना कैसे, उस पर किसी का कोर फोकस है ही नहीं। क्योंकि अगर उस पर फोकस करते तो बन जाता। राइट, मैंने भी लेनी है डिफेंडर। ओके, पर अभी छक्के जितने ही वैसे हो रखे चक्का ही संभाल सकता हूँ अभी मैं। ओके, जो हम बात करते हैं थोड़ी कंट्रीज की, आपने बहुत सारी बात करी है, यूएस की आई गेस कम बात करी है। लेट मी नो अबाउट यूएस मार्केट कैसी है, जो लोग देख रहे हैं। यूएस द बाप ऑफ ऑल। यूएस को जब जो छींक पाती है तो दुनिया को जुकाम हो जाता है। पावर है, नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ऑफ कोर्स। एक डोमिनेंस है उसमें। और आजकल जो उनके जो टॉप बॉस हैं ट्रम्प साहब, वो तो अजीब अजीब से बयान दे ही रहे हैं। तो अभी उन्होंने इम्पोज कर दिया, जिस डेट पे हम आज शूट कर रहे हैं, 25% इम्पोर्ट ड्यूटी फ्लैट लगा दी उन्होंने, लेकिन एक हफ्ता होल्ड भी किया। अब देखो जब ये पब्लिश होगा तो क्या करते हैं, गॉड नोस। ऑलमोस्ट एवरीथिंग सेल्स टू यूएस एंड एवरीथिंग इज सोल्ड फ्रॉम यूएस। तो बड़ा बायर है, ऑलमोस्ट हर चीज़ में आपको टॉप 5 नेशंस में यूएस मिलेगा। कोई भी आइटम उठा लो, टॉप 5 में यूएस मिल जाएगा आपको। वाह। हाँ, और मल्टी बिलियंस का खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि लेबर रेट ज़्यादा है वहाँ पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो इंडिया से या बाहर की कंट्री से खूब लेना पड़ता है उसको, मजबूरी है। सस्ते मिलेंगे, बनाएंगे, बेचेंगे। यूएस में बेचना मुश्किल है क्योंकि कंपटीशन है, सब लगे पड़े हैं। हर रामश्याम घनश्याम सब पीछे पड़े हैं उनके। क्रैक हो सकता है फिर भी? हाँ, हो सकता है, टाइम लगता है, एक्स फैक्टर चाहिए, हो सकता है। ठीक है, हो सकता, होने को सब कुछ हो सकता है साहब, ऑफ कोर्स ही बात है, होने कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, यूएस प्रीमियम मार्केट है, क्रैक हो सकता है, तरीके अलग होते हैं यूएस के। यूएस में डायरेक्ट सेल्स नहीं चलती, नेटवर्किंग बनाओ, नेटवर्किंग करो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल करना पड़ेगा, क्या ये सच है या मिथ है? 30% करना पड़ेगा, 70% नहीं करना पड़ेगा। शुरुआत में 6 महीने तक कहीं कुछ नहीं जाना है। 6 महीने ही, 6-7 महीने तक कहीं कुछ नहीं जाना है। या पहले अपने 1-2 उस तक, हाँ, पहले शिपमेंट तक मत जाओ आप, या पहले 6 महीने मत सोचो। जब आपको समझ में आने लगे वो कंट्री के क्या है यहाँ पे, तब आप सोचिए ट्रैवल करने का। लेकिन हाँ, ट्रैवल करने से एडवांटेज ज़्यादा होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। हाँ, नेटवर्किंग होती है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, और फिर आप मार्केट फील एंड टच फील कर पाते हो कि क्या चल रहा है वहाँ, क्या नहीं चल रहा है। राइट, तो ये है। ओके, और बताओ और कौन सी कंट्रीज को टैप इन करना चाहिए? अभी एफटीए के हिसाब से यूके एंड ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले से एफटीए है हमारा, यूके के साथ अभी जुलाई में फाइनलाइज हो गया है। ठीक है, नंबर्स की बात करें तो 2030 तक इंडियन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रही है कि $120 बिलियन का हम बिजनेस करेंगे। राइट, हो जाएगा, मतलब अभी आधा है उसका, उससे डबल हो जाएगा। थोड़ा डाउन साइड ये है कि अगर परसेंटेज की वाइज बात करें तो इंडिया बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करता यूके के साथ, मात्र 4-5% का ट्रेड है। क्यों? क्योंकि रेगुलेशंस थे ना, अब तो हट गया, अब हट गए, अब बढ़ जाएगा। हाँ, अब बढ़ जाएगा, अब वो 5% से बढ़ के 20% जा सकता है। तो बिगनर्स के लिए तो अच्छा है कि एकदम यूके ऑस्ट्रेलिया आपके लिए गोल्ड माइन है, बायर्स आपको ढूंढ रहे हैं वहाँ पे, अभी ढूंढ रहे हैं। हाँ, क्योंकि खाली एरिया में अभी ढूंढ रहे हैं। अफ्रीका जा सकते हो आप, दुबई अवॉइड करो, दुबई में सैचुरेशन बहुत है। इजी है, गेटवे है जीसीसी का यूएई, लेकिन सैचुरेशन बहुत है, ऑलरेडी अबंडेंस ऑफ सेलर्स हैं। जब तक मत बेचना दुबई में, जब तक आपकी कंपनी नहीं हुआ खुद की। ठीक है, तो यहाँ जाइए, अफ्रीका गोल्ड माइन पड़ा आपके लिए, खाली बैठा है, वेट कर रहा है, सब कुछ बेचो। चाहिए लोगों को वहाँ पे, भरोसा चाहिए लोगों को, माल चाहिए। क्योंकि आज का अफ्रीका बीते हुए इंडिया जो 30 साल पहले था वो है। ग्लोबलाइजेशन का, इंडस्ट्रियलाइजेशन की एज स्टार्ट हुई है। तो इस टाइम पे तो आप कोका कोला जो हम अभी सोचते हैं ना, अभी हम इंडिया में सोचते हैं ना कि यार हमारे यहाँ पे साउथ दिल्ली में हमारे दादा का एक बड़ा प्लॉट है ना, इधर रहते उधर रहते हैं, तो वो दादा आप बन सकते हो वहाँ पे अभी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है। बस बात ये है कि अपॉर्चुनिटी को ढूंढो। ऐसे मान सकते हैं जैसे 1999 के बाद जो इंडिया एकदम यूं उठा था, वो अफ्रीका उठेगा नेक्स्ट 15 साल में। ओह नाइस। हर बिलियनियर का पैसा है वहाँ, इलॉन मस्क का पैसा है, गेट्स का पैसा है, आप नाम लो, अंबानी का पैसा है, सबका पैसा लगा हुआ है वहाँ पे। अनिल अग्रवाल, VEDL जो वेदांता वाले हैं, अडानी है, सबका पैसा लगा हुआ, ओर्स है उनकी वहाँ मल्टीपल। ये अच्छा इंसाइट दे दिया मैंने। हाँ, तगड़ा है भाई, तगड़ा है हर सेक्टर में, सर्विस एक्सपोर्ट में भी, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में भी। थोड़ा हाँ, चालू फेरना पड़ेगा। अरे मुंह फेरना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच।
आई वांट क्विकली एक्सप्लेन करो कि आप जो लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनकी कैसे हेल्प करोगे। एंड आप मेरी टीम एक्जिम टाइटन्स से बात कर सकते हैं। अगर आप इफ़ यू आर वेरी सीरियस अबाउट एक्सपोर्ट्स, उनसे बात कर सकते हैं। मेरी टीम आपको पूरा गाइड करेगी। मैं हैंडफुल ऑफ लोगों को 25-30 लोगों को हमेशा एक महीने में सिर्फ हेल्प करता हूँ। तो अगर आप डेड सीरियस हो तो आप आ सकते हो। वी आर ऑल देयर टू हेल्प यू, बेस्ट ऑफ आवर कैलिबर। इंडिया का बेस्ट सपोर्ट है, दैट्स माय प्रॉमिस। आपको लिखित में मिलेगा सपोर्ट, और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो इंडिया में सिर्फ मैं और मेरी टीम ही देते हैं और कोई नहीं दे रहा है कोई कॉम्पिटिशन में। तो आप आ सकते हैं। लेकिन अगर आप टाइम पास के लिए आ रहे हैं, जस्ट एक्सप्लोरिंग के लिए, तो मैं एक्सप्लोरिंग वाला बंदा नहीं हूँ। एक्सप्लोरिंग 15-20 हज़ार रुपये के कोर्सेज में हो जाती है, वो नहीं है। मेरे पास प्योर बिजनेस की बात होती है डे 1 से। परफेक्ट। सो आखिरी सवाल पे आते हैं जो मैं सबसे ही पूछता हूँ, हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा रहा आपका डाउन टॉक्स का एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया भाई, मतलब बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। मज़ा आया। आपका स्टूडियो बहुत बढ़िया है, आपका ऑफिस बहुत बढ़िया है, थैंक यू। फील आ गया और आपसे बात करके। एंड आपका कैलिबर है बिजनेसमैन वाला, बात करने वाला, कम्युनिकेशन, तो मज़ा आया बात करके। ये ओके, अफ्रीका में मिलते हैं। बिल्कुल, डन 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 डन। चलो, थैंक यू सो मच आने के लिए, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सिखाने के लिए, थैंक यू।